हाँ बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कल से आगे। कल की क्लास हो चुकी थी, एक क्लास हो चुकी है। दूसरी क्लास में हम लोग फिर पढ़ने चल रहे हैं संबंध एवं फलन के। आज हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, उदाहरण देखेंगे कि क्या उदाहरण में दिया गया है। अगर यदि आप उदाहरण एक बार देख लेते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले सबसे ज्यादा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे आप लिखेंगे। चीजें आप समझ जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन लिखने में तकलीफ होगी थोड़ी सी। और हर टीचर अलग तरीके से लिखता है, हर स्टूडेंट अलग तरीके से लिखता है, बुक में भी अलग तरीके से लिखा होगा। मोरल जो आपका है वो बदलना नहीं चाहिए, बस आप जो आंसर देना चाह रहे हैं वो सही होना चाहिए, और जो कंसेप्ट देते चले जा रहे हैं वो सही हो, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप इससे बहुत घबराइएगा नहीं। इसमें लैंग्वेज जो है वो बदल जाएंगी, सबकी बदल जाएंगी, आपकी भी बदल जाएंगी, लेकिन कैसे आपको लिखना है वो सबका तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग कुछ लिखने की भी कोशिश करेंगे, जो लिखने लायक होंगे, जैसा भी होगा। तो एग्जांपल्स देखते हैं। किताब सब लोग खोल लीजिए, एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और उसके उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर फर्स्ट सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है? मेरे साथ साथ पढ़िए। क्या दिया है? हाँ, देखिए, आप लोग बोलिएगा नहीं, ठीक है? और मैं बोल रहा हूं, बस मन में अपने से पढ़िए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सवाल का मतलब क्या है। पहले सवाल का मतलब समझते हैं, पूरा एफर्ट लगाइए। 50% आपकी ताकत यही है कि सवाल समझ जाएं। जब आप सवाल समझ जाएंगे तो अपने आप सारी चीजें लग जाएंगी। ठीक है, चलिए। मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय दिया है। क्या दिया है? अच्छा, इसके पहले आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखा था कल, ये चीजें समझते ही हो। संबंध के प्रकार, संबंध 4 प्रकार के बताए गए थे। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वयं से ही रिलेशन होना चाहिए। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। कल बताया गया था, कल वाली क्लास का देख लीजिएगा। जो लोग कल क्लास नहीं आए थे वो वीडियो पड़ी हुई है, वो देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, दूसरा क्या है? सममित संबंध। यदि ए का बी से संबंध है तो बी का भी ए से होना चाहिए, वहां पर ये सममित संबंध होगा। फिर संक्रामक संबंध क्या है? संक्रामक संबंध सबसे दिक्कत यही देता है, बस एक पॉइंट समझिएगा कि कब नहीं होता है, बाकी हर कंडीशन में होता है संक्रामक, केवल एक कंडीशन। अच्छा, संक्रामक उस कंडीशन में ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर दिया हो तो चेक करेंगे। अगर नहीं दिया है तो नहीं चेक करेंगे, नहीं तो संक्रामक। जैसे मान के चलो केवल एक यही दिया है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, केवल ए कामा दिया, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर दिया है, तो हमें सीखने की आवश्यकता नहीं, फिर हम चेक नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा यह भी दे दिया, तब यह होना आवश्यक है। यानी बी कामा सी बिलोंग्स टू आर अगर दे दिया है तब ए कामा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। कल के क्लास में विधिवत बताया गया है, अगर न समझ में आया होगा तो कल की वीडियो यूट्यूब में डाल दिए हैं बच्चे, तो वो क्या करना, देख लेना, बोले हैं कि डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसे क्या करिए, रिवीजन कर। तुल्यता संबंध, ये तीनों संबंध जिस रिलेशन में है वह तुल्यता संबंध कहा जाएगा। इस पर सवालें चर्चा करेंगे नहीं, रोज इसी को बताएंगे तो फिर समस्याएं होंगी। ठीक है, पहली सवाल में उन्होंने कहा कि एक समुच्चय है। पहले उदाहरण में क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। यानी एक समुच्चय, ये रेड वाला कम दिखाई देगा, ब्लैक लेते हैं, देखना ध्यान से, कि जो ए समुच्चय है, यानी एक समुच्चय है जो कि किसी, इसमें दिया है ना, किसी ए बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का, बालकों के, ये दिया है ना, किसी मतलब कोई स्कूल है ना, जो स्कूल है और उसमें कैसे है, बालक है ना, बालकों का स्कूल, बालकों का स्कूल है, से कुछ समझिएगा। बालकों के स्कूल,
बैठ नहीं रहा है तो ये देखिए, देखिए अगर ज्यादा दिक्कत आ रही तो वही बात लिख दिया करो बस। ये जैसे ये है ना, किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों के समुच्चय, वही तो है जी बालकों के। ये देखिए ऐसे पकड़िए, बालकों के स्कूल, वही तो लिख रहे थे जी, स्कूल के सभी विद्यार्थी, के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, विद्यार्थियों का समुच्चय। अभी इसे ऐसे ही रख लीजिए, दिख रहा है कि नहीं वहां पर, है ना, बालकों की स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है ए। ठीक है, ध्यान समझिएगा फिर से, ये तो समुच्चय दे दिया है। अब उन्होंने क्या कह रहे हैं, रिलेशन क्या बता रहे हैं, आर क्या बता रहे हैं, यानी इनमें रिलेशन क्या बता रहे हैं उसको ध्यान देना पड़ेगा। ये कह रहे हैं दर्शाइए कि आर, देखो आर ए कामा बी, समुच्चय निर्माण विधि कक्षा 11 समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, ठीक है। ए कामा बी, ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है ये, ए बी की बहन है। और क्या बोल रहा है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है। वो कह रहे हैं कि यह संबंध, ये जो संबंध दिया गया है इस, यह रिक्त संबंध है। आप ऐसे बताइए कि मतलब इसमें कोई अवयव नहीं आए। तो बहुत सिंपल सी बात है, रिक्त समुच्चय अपने आप दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ध्यान समझिए कि जो समुच्चय आपको दिया गया है वह तो बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थी हैं। कौन है, बालक, बालिका नहीं है। अगर बालिका नहीं है तो फिर कहां से बहन आ जाएंगी। आप लोग बहन बहन तो नहीं हो, भाई बहन तो नहीं हो। जब लड़कियां अगर इसमें ना हो तो आप नहीं हो पाएंगे ना, भाई भाई हो सकते हैं, बहन कहां से आ जाएंगी। यानी इसमें ये जो रिलेशन दिया गया है ये गलत दिया गया है, या गलत यह कह सकते हो, या ये कहिए, गलत मत कहिए, ये कहिए कि रिक्त संबंध होगा, कोई संबंध आएगा ही नहीं भैया। इसी से हम संबंध देखते हैं, इनमें जितने विद्यार्थी हैं उनमें आपस में संबंध देखते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे बंधे हुए हैं, उनका रिलेशन क्या है। और जब सब बालक हैं तो बालिका मतलब बहन कहां से आ जाएगी, उसमें लड़की है ही नहीं है तो बहन है ही नहीं, तो इसलिए यह क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, अपने आप तो हिंदी में अपने से लिख लीजिएगा, है ना, कि यहां ये जो रिलेशन है ना, ये क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त संबंध, हाँ संबंध, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। क्योंकि लिख लेना पूरा, अब अपने से लिख लीजिए, क्योंकि स्कूल में कोई बालिका नहीं है, क्योंकि यह बालकों का स्कूल है, अतः संबंध एक रिक्त संबंध होगा। अब ये अपना पूरा लिखिएगा, टाइम जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, फिर क्या है आगे। आर डैश एक छोड़ दिया है ना, देखो इसको लिख लीजिएगा, एक आर डैश एक और संबंध दे दिया है, आर डैश बराबर ए कामा बी, सच दैट, आगे बोलना, ए तथा बी के ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम, 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध सार्वत्रिक संबंध है, यह प्रश्न में कहा गया है। अब ध्यान समझिएगा, 3 मीटर समझते हो कितना होता है, 3 मीटर है ना। अब तार वार लेने जाते होगे, देखो तो ऐसे नाप के देते हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, है ना, ऐसे ही समझिए। तो आप ये समझिए थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ, आप ये समझिए कि ये जो 3 मीटर, अब आपके जो क्लास में बैठे हो 3 मीटर अंतर है किसी में, 3 मीटर से अधिक क्या किसी में अंतर है, 3 मीटर से अधिक अंतर किसी में नहीं होता, होगा तो 3 मीटर के अंदर ही। अरे कोई कुछ आधे मीटर या एक क्या कहते हैं
2 फीट 3 फीट ऐसे ही अंतर आएंगे ना। 3 मीटर से ज्यादा अंतर तो आएगा नहीं, 3 मीटर से कम ही अंतर आएंगे। जितने लोग बैठे हो क्लास में, चलो मतलब स्कूल ही है, छोटे बच्चे से लेके बड़ा बच्चा तक देख लिया जाए, अरे 6 फीट तक, अरे बहुत बड़ा होगा 6 फीट होगा। छोटा वाला बच्चा आएगा तो कितने फीट का आएगा, 1-2 फीट का तो रहेगा, है ना। तो 3-3 मीटर का अंतर तब भी तो नहीं होगा, यानी 3 मीटर से कम के ही सारे होंगे। कोई 1 फीट छोटा होगा, कोई 2 फीट छोटा होगा, ऐसे ही छोटे होंगे। तो कहने का मतलब सार्वत्रिक संबंध क्या है? सार्वत्रिक संबंध का मतलब यह होता है कि यह लागू होगा, सब पर लागू हो सकता है। मतलब जितने भी अवयव बने सब अगर आ जाए तो उसी को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। फिर से, सार्वत्रिक संबंध क्या है? जितने अवयव हैं टोटल, यानी जितने विद्यार्थी हैं स्कूल में, जितने विद्यार्थी हैं सब उसके अंदर आ जाएं तो वहां पे सार्वत्रिक संबंध होता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों कि सार्वत्रिक संबंध तो होगा ही, जितने 3 मीटर से सब बीच में आएंगे। अरे किन्हीं 2 स्टूडेंटों का अगर हाइट देखोगे तो 3 मीटर से कम ही के अंदर, कम के ही अंतर में तो सब होंगे, 3 मीटर से ज्यादा में कोई थोड़ी आएंगे। यानी जितने भी स्कूल के होंगे सबके सब विद्यार्थी इसमें आ जाएंगे, है ना, इस संबंध में। तो अतः यह संबंध क्या कहा जाएगा? सार्वत्रिक संबंध कहा जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों के लंबाइयों का अंतर 3 मीटर से कम ही होगा। सभी विद्यार्थियों के, स्कूल के सभी विद्यार्थियों के लंबाइयों में 3 मीटर से कम ही होगा, अतः यह संबंध सार्वत्रिक संबंध होगा। तो ये अपने लैंग्वेज में लिख लेना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही लिख लेना, कोई तकलीफ नहीं सर जी और कुछ आ जाए लिखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है खास, ठीक है। ऐसे ही लिखना, आपका नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से पहला उदाहरण खत्म हुआ और दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। ठीक, और ये वाला भी हटा ही दे तभी दूसरा लिखने में सही है। ये सारी चीजें जानते ही हो, रिवीजन हो ही गया है, कल लिखे भी हो गए आप लोग। इसे भी हटाते हैं। दूसरा उदाहरण सब लोग पढ़िए। दूसरा उदाहरण सब लोग पढ़िए, मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित, आपस में पढ़ना नहीं है, स्वयं पढ़ना है ना, स्वतुल्य वाला, ठीक। एक दूसरे को पढ़ के सुना रहे हो क्या? ध्यान समझिए। मान ली, अब बोलिए नहीं, केवल मेरी बातें सुनिए और देखते रहिए कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। मान लीजिए कि कैपिटल टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का एक समुच्चय है, यानी कहीं कोई स्थान है वो भी समतल है, समतल स्थान है, वहां पे सब प्रकार के त्रिभुज ले आके रख दिया गया है। समकोण, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, समरूप, सर्वांगसम, हर प्रकार के त्रिभुज वहां ले आके रखा गया है। सब यानी समुच्चय आपको मिल गया। समुच्चय एक दिया है, क्या दिया है ध्यान समझिएगा। यानी जो टी है एक समुच्चय है, और इसका लैंग्वेज आप कैसे करेंगे, जो इसी सवलिये से निकाल लेना, सब लैंग्वेज है ना। इसमें लिखा है ना, टी किसी समतल में, किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज, है ना, सारे के सारे त्रिभुज इसके अंदर समुच्चय। तो आपने समुच्चय ऐसे लिख सकते हैं, टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं क्या कहेगा, वो समझा जाएगा। ये कह रहे हैं समुच्चय टी में आर एक रिलेशन दिया है, आर एक संबंध क्या दिया है, आर, उसको लिखते हैं। आर दिया है T1, T2 such that T1 T2 के सर्वांगसम है, T2 के
सर्वांग सम है, सर्वांग सम, यही दिया गया है, कुछ और? यही दिया गया है ना, सर्वांग सम है। ध्यान समझिएगा आगे। फिर एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध का मतलब यह है कि आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों सिद्ध करना पड़ेगा कि यह सही है। इसमें तीनों प्राप्त हों तब आप कहेंगे कि यह तुल्यता संबंध है, यानी तीनों के तीनों निकालने हैं। कोई कठिन नहीं है। अब ध्यान समझिए, पहला नंबर आपको पहले हम एक बार लैंग्वेज में मतलब ऐसे ही समझा देते हैं, है ना, बाय लेक्चर आप समझ जाएंगे, लेकिन उसे लिखना क्या होगा, तकलीफ थोड़ा वहीं होगा। फिलहाल उसको लिखने का भी तरीका बता दिया जाएगा, उसी तरीके से आप लिखिएगा। समझे, पहला नंबर सर्वांगसम बोला है। टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुज, जितने भी त्रिभुज हैं सब एक जगह हैं, उसमें दो ठो त्रिभुज निकाला गया है, एक T1 और T2। एक T1 नाम है उसका, एक T2। दो त्रिभुज निकाले गए हैं और दोनों जो है T1 जो है T2 के सर्वांगसम है। T1 T2 के सर्वांगसम, सर्वांगसम का मतलब है जिसके सभी अंग समान हों, सर्वांग सम। ऐसे समझिए, एक बार में कोई परिभाषा की आवश्यकता नहीं। सर्वांग सम, जिसके सभी अंग मतलब उसकी सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर, सभी कोण उसके एक दूसरे के बराबर हैं, वही सर्वांगसम होगा। क्लियर है? तो सर्वांगसम यानी T1 T2 के सर्वांगसम है। तो अगर मैं T1 ही लूं, जैसे T1 से T1 ही लूं, एक ही त्रिभुज लूं, तो एक त्रिभुज अपने के स्वयं का तो सर्वांगसम होगा ही ना। जैसे केवल एक त्रिभुज ले लिया T1 और उसी का उसी से कहो कि क्या यह सर्वांगसम है एक अपने का, भैया सर्वांग उसी का अंग है तो वो सर्वांगसम नहीं होगा, होगा ही, यानी T1 T1 के सर्वांगसम होगा ही। तो यानी पहला स्वतुल्य संबंध हो गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट, T1 अगर T2 के सर्वांगसम है त्रिभुज, तो T2 भी T1 के सर्वांगसम होगा। अगर मैं कहूं इसके सारे अंग इसके समान है तो उसका अंग इसके भी तो समान होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सममित भी संबंध हो जाएगा, सम्मित संबंध। तीसरा, यदि T1 T2 के सर्वांगसम है और T2 T3 के सर्वांगसम है, तो T1 T3 के तो सर्वांगसम अपने आप ही होंगे ना। अरे तीन त्रिभुज लो, तीनों एक दूसरे के समान हो, जिनको तीनों, तो पहला वाला इसके तो सर्वांगसम होगा ही। तो जब सर्वांगसम होगा तो यहां कह देंगे कि ये तो संक्रामक संबंध ही है, हो गया, खत्म। यानी तीनों हो गए तो कहोगे कि ये तीनों संबंध हो रहे हैं, अतः यह तुल्यता संबंध है। तो सवाल कठिन तो नहीं है, हमने समझ लिया, लेकिन बस समस्या यह है कि इसे हम लिखेंगे कैसे। लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको तैयार करना होगा, उसी में तकलीफ होगी, ठीक है। फिलहाल आइए लिखते हैं, कैसे लिखेंगे आप। तो आप पहला ही लिख लीजिए, ऐसे ही पहला हम सिद्ध करेंगे क्या, स्वतुल्य। तो हेडिंग बनाइए या ना बनाइए, स्टार्ट करिए एक से ही, है ना। देखिए T1 कामा T1, है ना, या तो ये कहिए T1 स्वयं के, T1 स्वयं का, या T1 त्रिभुज नाम ले लो, T1 त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है। T1 त्रिभुज स्वयं के या स्वयं का सर्वांगसम ही होता है, अतः ऐसे ही लिख देना, सबका लैंग्वेज अलग अलग हो सकता है, अतः आप अपने तरीके से लिखेंगे कुछ बदल जाएगा, लेकिन मोरल वही रहना चाहिए। अतः T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R होगा, क्या होगा, T1 कामा T1 बिलोंग्स टू R होगा, संबंध होगा स्वतुल्य का, लिख देंगे, ऐसे लिख लेना। ये
अतः, अब लिख लेना, अतः संबंध स्वतुल्य होगा। खत्म। अब इसे क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा। ये संबंध क्या होगा, स्वतुल्य होगा। पॉइंट मिल गया। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं हम। दूसरा पॉइंट हमें सम्मित सिद्ध करना है ना। लिखिएगा, यदि T1 कामा T2 के सर्वांग सम है, तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा। राइट। अतः अब क्या क्या लिखेंगे आप, ऐसे लिख लीजिएगा कि T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R होगा। है, लिख लो, है। अतः संबंध सममित होगा। ठीक है, इस तरीके से संबंध सम्मित, ये भी सिद्ध हो गया। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। तीसरा पॉइंट अब लिख लीजिए, है ना। तीसरा पॉइंट नीचे आ जाएगा या यहां देखते हैं कहां तक आएगा। अरे बहुत जगह है, यहां तक आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं। तीसरा नंबर पॉइंट डालिएगा, यदि T1 T2 के सर्वांग सम है तथा T2 T3 के सर्वांग सम है। बहुत छोटा लिखते चले जा रहे हैं क्या, सर्वांग सम T1 T2 के सर्वांग सम है तथा T2 T3 के सर्वांग सम है, तो T1 भी T3 के सर्वांग सम होगा। अब लिख लीजिए क्या, यानी T1 कामा T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू R है तो T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R होगा, या है R है। अतः संबंध संक्रामक है। क्या लिख दिए हम, संक्रामक है। तीनों चीज सिद्ध हो गए। तीनों चीज जब सिद्ध हो गए तब लिखेंगे, अतः R एक तुल्यता संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। आपने सिद्ध कर दिया। इसे चाहे बॉक्स में ऐसे बंद कर देंगे, आपको पूरा के पूरा नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो 2 उदाहरण आज हुए हैं। ठीक है, अभी आगे चल के फिर आगे और अगला उदाहरण देखते हैं। ठीक है।